हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कविता के बारे में। यूजीसी के सिलेबस में अज्ञेय जी की 5 कविताएं लगी हुई है, उसमें से आज हम 2 कविताओं के विषय में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, कौन कौन सी कविताएं लगी हुई है। कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, यहाँ दीप अकेला, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार, ये सारी कविताएं अज्ञेय जी की लगी हुई है। यूजीसी के सिलेबस में हम एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। हमने असाध्य वीणा भी पढ़ लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो जरूर एक बार देख ले जाके प्ले लिस्ट में। और आज के वीडियो में हम 2 कविताओं को पढ़ेंगे एक साथ, कलगी बाजरे की और हरी घास पर क्षण भर। तो यह जो कलगी बाजरे की कविता है, इसका कब प्रकाशन हुआ था? 1949 में। और इसका संग्रह किसमें हुआ था? हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संग्रहित हुआ था 1949 में। ठीक, याद रखना है आपको, पेपर में पूछा जाता है। कलगी बाजरे की कविता 1949 प्रकाशन वर्ष और हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संग्रहित 1949। आगे है हरी घास पर क्षण भर कविता। यहाँ क्या कविता है? हरी घास पर क्षण भर कविता। इसका भी प्रकाशन 1949 में हुआ और हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संग्रहित हुआ 1949 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कलगी बाजरे की कविता पर। किस पर? कलगी बाजरे की कविता पर। तो यह जो कलगी बाजरे की कविता है, इसके बारे में हम मुख्य तथ्यों को पढ़ेंगे, कविता का विषय पढ़ेंगे, इसके बाद आगे हम कविता को भी पढ़ेंगे। जब मुख्य तथ्य और विषय को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी कविता को समझना बहुत सरल हो जाता है। तो इसलिए हम पहले इन तथ्यों को पढ़ेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की कविता कलगी बाजरे के बारे में मुख्य तथ्य निम्न है। 1 मिनट। वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कलगी बाजरे के बारे में मुख्य तथ्य निम्न है। प्रथम है प्रकृति का प्रतीकात्मक वर्णन। क्या है? प्रकृति का प्रतीकात्मक वर्णन है इस कविता में, कलगी बाजरे की कविता में। इस कविता में बाजरे की कलगी को, इस कविता में बाजरे की कलगी को, जो बाजरा होता है, जिसका आटा होता है, बाजरे के आटे, बाजरा का आटा कहा जाता है, तो उसमें जो कलगी निकलती है, उस कलगी को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो आपने साधारण रूप में असाधारण सुंदर और महत्व रखती है। जो कि अपने साधारणतम रूप में भी असाधारण सुंदरता और महत्व रखती है। अगर आपने देखा है, बाजरे की जो कलगी है वो देखने में काफी सुंदर होती है। जब वो खेत में लहलाती है तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इसके बाद है सौंदर्य और लालित्य। सौंदर्य और लालित्य। कविता बाजरे की कलगी के सौंदर्य और उसकी विशेषताओं का वर्णन करती है। यहाँ दिखाती है कि साधारण जीवन में भी कितनी सुंदरता है, अर्थ छिपे होते हैं। यहाँ जो कविता है हमें यहाँ सिखाती है कि साधारण जीवन में भी, दिखावे के जीवन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, साधारण सरल जीवन की बात हो रही है कि साधारण जीवन में भी कितनी सुंदरता है, अर्थ छिपे होते हैं। ठीक, आगे है काव्य भाषा। कविता के काव्य भाषा की बात हो रही है कि अज्ञेय की कविता की भाषा सहज, प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। इस कविता में भाषा कैसा है? सहज है, प्रभावपूर्ण है, चित्रात्मक है। उन्होंने कविता में शब्दों का चयन बहुत सटीकता और कला के साथ किया है, जिससे कविता का प्रभाव गहरा होता है। ठीक, आगे बात करते हैं प्राकृतिक दृश्य। कविता में प्राकृतिक दृश्य भी हमें देखने को मिलेगा। कविता में ग्रामीण और प्राकृतिक जीवन के दृश्यों का जीवंत चित्रण किया गया है। ठीक, कलगी बाजरे की कविता में ग्रामीण और प्राकृतिक जीवन के दृश्यों का जीवंत चित्रण किया गया है। बाजरे के खेतों और उनकी कलगियों का दृश्य आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। आगे है भावनात्मक अभिव्यक्ति। इस कविता में भावनात्मक अभिव्यक्ति है कि कविता में मानवीय भावना और संवेदनाओं, कविता में मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं का भी गहरी चित्रण बाजरे की कलगी के माध्यम से कवि ने जीवन की छोटी छोटी चीजों में छिपी बड़ी बड़ी खुशियों, सौंदर्य
को उजागर किया है। कवि ने क्या किया है? जीवन की छोटी छोटी चीजों में छिपी बड़ी खुशियों और सौंदर्य को उजागर किया है। कविता का संदेश। कलगी बाजरे की कविता का मुख्य संदेश यह है कि साधारण जीवन और साधारण चीजों में भी उद्विग्नता और सुंदरता होती है। यह कविता हमें सिखलाती है कि हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों और सौंदर्यों का पहचान और उसका आनंद लेना चाहिए। ठीक, यह कविता हमें सिखाती है कि हमें जीवन में छोटी छोटी खुशियों और सौंदर्यों का पहचान होना और उसका आनंद लेना चाहिए। आगे की यह कविता भारतीय ग्रामीण जीवन और प्रकृति के प्रति उनके गहरे प्रेम सम्मान को दर्शाता है। उनकी सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा शैली उनकी कविता में हिंदी साहित्य को में एक विशेष स्थान दिलाती है। अब हमने यहाँ पढ़ लिया कविता के विषय में, मोटा मोटा जान गए कविता किस विषय में है, क्या है। अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं, कविता को पढ़ेंगे। कलगी बाजरे की कविता अज्ञे जी की। ठीक, हरी बिछी घास, हरी बिछी घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की बगैर तो है नहीं, कारण कि मेरा हृदय उथला या सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। क्या कहा जा रहा है? कलगी से एक तरह से बात किया जाए कि हरी बिछी घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कुंज टटकी कली चंपे की बगैर तो नहीं, कारण कि मैं हृदय उथला या सूना है, या मेरा प्यार मैला है। बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, केवल यही कि उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कुछ। केवल यही कि यहाँ उपमान मैले हो गए हैं, देवता इनसे कर गए हैं कुछ। आगे हम इसकी व्याख्या भी करेंगे। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, कभी बासन अधिक घिसने से अर्थात बर्तन को अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगे तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो या जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ कहूँ बिछली घास हो तुम, अगर मैं यहाँ कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, लहलाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। आज हम शहरातियों से शहर में रहने वाले शहरातियों को पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूलों से दृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं ऊंचा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सोने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। मैं सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यहाँ खुली वीरान संस्कृति का घना को सिमट जाता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है मगर क्या यहाँ समर्पण कुछ नहीं, शब्द जादू है मगर क्या यहाँ समर्पण कुछ नहीं। अब हम इस कविता की व्याख्या करेंगे कि इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका की तुलना बाजरे की कलगी से करते हुए प्रश्न करते हैं कि कवि अपनी प्रेमिका को चिकनी हरी घास या बाजरे की पतली हिलती हुई बाली कहना चाह रहे। ठीक है, आगे कवि प्रश्न करता है कि अगर मैं तुमको लाल होते हुए शाम के समय में चमकने वाली तारिका या तारा नहीं कहता, मैं तुम्हें शरद ऋतु के सुबह पाले से ढकी हुई कुमुदनी नहीं कहता, या अभी अभी ताजा खिली हुई चंपे की कली नहीं कहता, तो इसका कारण यहाँ तो नहीं है कि मेरा प्यार तुम्हारे प्रति कम हो गया है, या मेरा प्यार मैला या झूठा हो गया है, बल्कि ये सब उपमान अब पुराने और मैले हो गए।
मेरा प्यार जूठा या मैला नहीं हुआ। यह जो उपमान है यहाँ सारे पुराने हो गए हैं। इन इन प्रतिमानों के अभिव्यक्त करने की जो जो क्षमता थी वह अब नष्ट हो गई है। यानी सभी कवियों ने इन सभी प्रतीकों का कई बार प्रयोग कर लिया है, जिससे ये सभी अब पुराने हो गए हैं। जिस तरह बर्तनों को अधिक घिसने से उसकी चमक कम पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार इन सभी उपमानों का अधिक उपयोग करने से ये सभी पुराने हो गए हैं। आगे और व्याख्या देखिए कि कवि अपने प्रेमिका से प्रश्न पूछते हैं कि क्या क्या तुम यहाँ मह पहचानती हो? तुम्हारे करीब, तुम्हारे रूप के निकट, सिर्फ इसलिए इन पुराने उपमानों के साथ कवि ने उनकी तुलना नहीं की है। तुम्हारे इस रूप के जादू के कारण मैं अपनी सहज गहरे भावबोध से, प्यार से यहाँ कह रहा हूँ। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम हरी घास लहलाती बाजरे की कलगी हो, तुम बिछली हरी घास लहलाती बाजरे की कली हो। हम शहरी लोग ने पाले हुए बगीचे में जूही के फूलों को लगाया है। हम शहरी लोगों ने पाले हुए बगीचे में जूही के फूलों को लगाया है। यहाँ हरी भरी घास दृष्ट का विस्तार है। यही सदृश्य ऐश्वर्य, संपन्नता, शक्ति, सहनशीलता, सभा का प्रतीक है। यहाँ बिछी हुई घास इस संसार के सफलता, सच्चाई, प्यार का प्रतीक है। यहाँ शरद ऋतु की संध्या के समय सुने आकाश पर डोलती हुई बाजरे की कली उस जूही के फूल से सुंदर है। ठीक कौन से जूही के फूल से? जो बगीचे में लगा हुआ है, उससे सुंदर है। जब जब मैं घास बाजरे की कलगी को देखता हूँ, सचमुच संपूर्ण जीवन वीरान हो जाता है, होता हुआ दिखाई देता है। इस संस्कृति का समापन और कभी सिमटा हुआ प्रतीत होने लगता है और तुम्हें स्वयं को अकेले ही समर्पित कर देता हूँ। तुम्हें स्वयं को अकेले ही समर्पित कर देता हूँ। कभी कहते हैं कि शब्द जादू है, कभी कहते हैं कि शब्द जादू है, इसलिए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त मिलती है। कभी अपने प्रयासों से प्रेयसी से, प्रेमिका से या प्रेयसी से प्रश्न करते हैं, क्या संपूर्ण कुछ नहीं है? क्या इसका कोई मोल नहीं है? क्या संसार के प्रति किया गया संपूर्ण कुछ नहीं है? यह अपने प्रेयसी से प्रश्न कर रहे हैं। आगे कवि ने अंतिम कुछ पंक्ति में प्रकृति के प्रति अपने अथाह प्रेम को दर्शाया है और वे उन्हीं पंक्तियों से एक प्रश्न उठाते हैं कि क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? जो मैं अपनी प्रेमिका के प्रति भाव रखता हूँ, उसका कोई मोल नहीं है। कविता में सहज और प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक, नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। कहा गया कि पुराने उपमान मैले हो गया है। तो व्याख्या करने के बाद मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कविता क्या कहना चाह रहे थे। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता में मानवीकरण किया गया है। कवि ने अपने प्रेमिका के प्रति समर्पण भाव को दर्शाया। कवि अपने जमीन से जुड़ा रहना चाहता है। तो यहाँ पे हमारा कलगी बाजरे की कविता समाप्त हो रही है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कविता पर, हरी घास पर क्षण भर। तो हरी घास पर क्षण भर इस कविता को अब हम देखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ की कविता हरी घास पर क्षण भर उनके कविता संग्रह में इंद्रधनुष रौदे हुए थे में शामिल है। कहाँ शामिल है? इंद्रधनुष रौदे हुए थे कविता संग्रह में शामिल है। इसमें कहा जा रहा है कि इस कविता में के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है। कविता का सार। सबसे पहले हम कविता का सार देखते हैं कि हरी घास पर क्षण भर कविता में एक व्यक्ति के अनुभवों को चित्रित किया गया है। जब वह हरी घास पर कुछ क्षण के लिए ठहरता है तो वह क्षण एक अद्वितीय, सुंदर, महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में प्रस्तुत होता है। जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं या बहुत समय बाद या पूरे दिन के बाद शाम के समय किसी बड़े मैदान में जहाँ बिल्कुल हरी घास बिछी हो या फिर किसी गार्डन में, है ना, ऐसी जगह पे जहाँ शांति हो, बिल्कुल हरी घास बिछी हो, जब वहां जाके बैठते हैं, उस जगह का
उस पल का चित्रण यहाँ पे किया गया है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर कविता में एक व्यक्ति के अनुभव को चित्रित किया गया है जब वह हरी घास पर कुछ क्षण के लिए ठहरता है। यह क्षण एक अद्वितीय, सुंदर और महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आगे है प्राकृतिक सौंदर्य। आगे क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य है। कविता में हरी घास का विवरण अत्यंत सूक्ष्मता और संवेदनशीलता से किया गया है। अज्ञे ने प्रकृति की छोटी छोटी चीजों में छिपी सौंदर्य को बड़े सुंदर ढंग से उकेरा है। आगे कविता के बारे में क्षणिकता का बोध है। इस कविता में कविता का एक मुख्य पहलू क्षणिकता है। हरी घास पर बिताए गए कुछ पलों की महत्ता को दर्शाते हुए यह कविता यह संदेश देती है कि जीवन के छोटे छोटे क्षणों को भी पूरी तरह से जीना चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे है प्रतीकात्मकता है। इस कविता में हरी घास एक प्रतीक के रूप में प्रयोग की गई है जो जीवन की नाजुकता और सुंदरता को दर्शाती है। यह कविता दिखलाती है कि कैसे एक साधारण सी चीज भी गहरे और महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान कर सकती है। आगे काव्य शैली। इस कविता की काव्य शैली क्या है? अज्ञे की काव्य शैली में सादगी और गहराई का अनूठा समावेश है। उन्होंने अपनी कविता में सरल भाषा का प्रयोग करते हुए गहरी भावनाओं और विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। यह हम पिछले कविता में भी देख चुके, अषाढ्य वीणा में भी देख चुके हैं कि भाषा शैली सरल होती है लेकिन गहन होती है, भावना गहन होता है। आगे देखते हैं मानवीय संवेदना। कविता में मानवीय संवेदना की भाव है। इस कविता में मानवीय संवेदना का गहरा चित्रण किया गया है। यह पाठक को अपने जीवन के महत्वपूर्ण और यादगार क्षणों की ओर ध्यान देने के लिए संजोने की प्रेरणा देता है। यहाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ मैं आपको इसलिए डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कविता समझने में आसानी हो और कविता इतने अच्छे से आपको समझ में आ जाए ताकि आप एक बार पढ़ लो तो कई महीनों तक या सालों तक आपको कविता याद रहे। जब फिर कभी भी आप पढ़ो तो एक ही बार में आपको याद आ जाए कि कविता किस भावार्थ से लिखा गया है, किस लिए लिखा है। कविता के बारे में सारी चीजें आपको याद आ जाए या पंक्ति देखने से ही आप समझ जाओ कि यहाँ पंक्ति किस कविता से लिया गया है। इसलिए मैं इतनी सारी चीजें पहले पढ़ा रही हूँ, उसके बाद ही कविता पढ़ा रही हूँ। कविता बहुत छोटा है लेकिन पहले मैं इन सारी चीजों को आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि जब पेपर में कविता का 2 लाइन या 1 लाइन उठा के आपको दिया जाए तो एक ही लाइन को पढ़ के समझ जाओ कि यहाँ कविता किस कवि ने लिखा और किस विषय में यहाँ कविता है। ध्यान और आत्मचिंतन। कविता एक प्रकार का ध्यान और आत्मचिंतन का आह्वान करती है जिससे व्यक्ति अपने आसपास की चीजों की सुंदरता को महसूस करता है, उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित करता है। आगे है अज्ञे की यह कविता उनकी संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति उनके गहरे प्रेम को प्रदर्शित करता है। कविता में हमें यह सिखलाती है कि जीवन के हर छोटे छोटे क्षणों को पूरी तरह जीना और महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हमने कविता के बारे में बात कर लिया है। अब हम चलते हैं कविता की तरफ। हरी घास पर क्षण भर। ठीक, आओ बैठे इस ढाल की हरी घास पर, आओ बैठे इस ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यहाँ समय नहीं है। गार्डन में क्या होता है? माली होते, चौकीदार होते, तो माली चौकीदारों का यहाँ समय नहीं है। और घास तो अधुनतम मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है, हरी न्योती कोई आकर रौंदे। क्या है? घास तो अधुनतम मानव मन की भावना के समान बिछी हुई है, सदा क्यों न्योता दे रही है कि कोई आकर उन्हें रौंदे। आओ बैठो। कभी अपने प्रेमिका से कह रहे, ठीक, तनिक और सट कर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे बस। तनिक और सट कर मतलब थोड़ा और पास आकर के बैठो। तनिक और सट कर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे बस, नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की, नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की। आगे है चाहे बोलो चाहे धीरे बोलो स्वागत गुनगुनाओ। कभी अपने प्रेमिका से कहते हैं चाहे बोलो चाहे धीरे बोलो, चाहे स्वागत गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृतिस्थ मतलब प्रकृति में लीन हो जाओ, हो प्रकृतिस्थ तनो मत, कटी छटी उस बार सरीखी, नमो खुल खिलो सहज मिलो,
नमो, खुल खिलो, सहज मिलो, अंतः स्मित, अंतः संयत, हरी घास सी। मतलब हरी घास जैसे बिछी हुई है वैसे ही तुम भी अपने मन में कोई कुछ पाप ना रखो, कोई बात ना रखो, बिल्कुल खुले स्वभाव से, सहज भाव से मिलो और मेरे से बात करो, सब शिष्टता छोड़ दो। अब तुम बोलो या प्रकृतिस्थ हो जाओ या धीरे बोलो या गाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन साथ रहो, पास रहो। ठीक है। आगे है, क्षण भर भुला सके हम, क्षण भर भुला सके हम, नगर की बेचैन कुदकती गडर मडर अकुलाहट, और ना माने उसे पलायन। क्षण भर भुला सके हम नगर की बेचैन कुड़कती गडल मडल अकुलाहट, और ना माने उसे पलायन। क्षण भर देख सके आकाश धरा दूरबा मेघालय। क्षण भर के लिए हम क्या देखेंगे? देख सके आकाश धरा धरती दूरबा या धुरबा मेघाली, पौधे लता डोलती फूल पत्ते तितली भुनने, मतलब प्रकृतिस्थ हो जाओ, कुछ पल के लिए प्रकृति में ही लीन हो जाओ। फुगनी पर पूछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और ना सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृति है स्खलन क्योंकि योग जनवादी है। प्रकृति है स्खलन क्योंकि योग क्या है? जनवादी है। क्योंकि हमें प्रकृति से ज्यादा योग के साथ जनवादी होकर रहना है। कहाँ? नगर में, वही गडर मडर में। ठीक है। क्षण भर हम ना रहे रह कर भी, क्षण भर हम ना रहे रह कर भी, सुने गूंज भीतर के, सुने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की। जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है, क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और ना सिमटे सोच कि हमने अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना। क्षण भर अनायास हम याद करें तीरती नाव नदी में, क्षण भर अनायास हम याद करें तीरती नाव नदी में। धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भबक, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भबक, झील में साथ तैरना हंसी अकारण खड़े महाबट की छाया में, हंसी अकारण खड़े महाबट की छाया में। महाबट अर्थात महान बट का वृक्ष। बदन घाम से लाल स्वेद से जमी अलख लट, चीड़ों का बन साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, चीड़ों का बन साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े। गीली हवा नदी की फूले नथुने, गीली हवा नदी की फूले नथुने, भुर्राई सीटी स्टीमर की। खडहर ग्रंथि उंगलियां बासे का मधु, डाकिये के पैरों की चाप। अधजानी बबूल की धूल मिली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का कविता के पद। मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे। झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुंघरू। ठीक, फिर प्रकृति की ही बातें हो रही है। स्नाथिल झुमुर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें आंधी पानी। यहाँ पे जब हम शहर की भागदौड़ से, गाड़ी की आवाजों से, सब चीजों से बिल्कुल परेशान हो जाते, तब कहीं एकांत में प्रकृति में जाकर बैठे और उस पल का सुख ले। कुछ क्षण ही सही, लेकिन उस पल का जब सुख लेते, उसी का विस्तृत वर्णन किया है। लेखक अपने प्रेमिका के साथ बैठे और उन्हीं से प्रकृति के बारे में बात कर रहे कि कुछ ही पल सही, मगर इन चीजों का चलो हम सुख ले लेते हैं। किसका? इन प्रकृति का। ठीक, वन का, फूल का खिलना, सब चीजों का सुख ले लेते हैं। फिर आगे देखते हैं। अगर आपको कविता एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें या सुने, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नदी के किनारे रेती पर बीते भर की छाह झाड़ की, नदी के किनारे रेती पर बीते भर की छाह झाड़ की, अंगुल अंगुल नाप कर तोड़े तिनकों का समूह।
अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनको का समूह लू मौन। ठीक है, लू भी चल रहा है। याद कर सके अनायास, लू मौन क्यों कहा गया है? क्योंकि शाम हो गई, सूरज डूब गया है, तो क्या होता है, शाम होने के बाद लू चलना कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। याद कर सके अनायास और ना माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। याद कर सके अनायास और ना माने हम कि अतीत के शरणार्थी है। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव प्रत्यावलोकन, स्मरण हमारा जीवन के अनुभव प्रत्यालोकन, हमें न हीन बनावे, हमें न हीन बनावे प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठे क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फैयाजी से। यहाँ क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों के फैयाजी से, हमें मिला है अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा, हमें मिला है अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। आओ बैठे क्षण भर तुम्हें निहारो, आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारो, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानो, चेहरे की, आंखों की, अंतर्मन की और हमारी साझे की अनगंती स्मृति की तुम्हें निहारो। झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। झिझक ना हो कि निरखना या निखरना, निहारना दबी वासना की विकृति है। धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए, केवल नेत्र जगे उतनी ही देर। हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जाए, लिपट झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियां भी घुल जाए क्षितिज रेखा के स्मृद ध्वंत में। अर्थात अभी शाम हो रही है, अंधेरा होने लगा है। केवल बना रहे विस्तृत हमारा बोध, केवल बना रहे विस्तृत हमारा बोध मुक्ति का, सीमाहीन खुलेपन का। आगे लो उठे अब, ठीक, अब कह रहे लो उठे अब, उठने की बात हो रही है। अब तक हम थे बंधु सैर के आए, अब तक हम सैर करने आए बंधु थे, जैसे शाम को सैर पे निकलते हैं लोग, तो वही बात कर रहे। अब तक हम थे बंधु सैर को आए, देखे है क्या कभी घास पर लोट पोट होते, सतभैये शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे, धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं, धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने, वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है और वह नहीं बोली। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिसकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। उठो चले प्रिय, लास्ट में क्या कह रहे हैं कभी आखिरी पंक्ति में, उठो चले प्रिय। तो यहाँ हमारा जो है 2 कविता हमने कंप्लीट कर लिया है, हरी घास पर क्षण भर और कलगी बाजरे की। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को दोनों कविता समझ में आ गया है। अगर अच्छे से नहीं समझ आया तो वीडियो को अब फिर 1-2 बार और देख ले, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में कुछ नई कविता या पंक्तियों के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।